जो बेसिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का, उसमें एक कंसेप्ट हमारा रह गया था, सेक्शन फार्मूला। देखो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। एक ये बीच में इनके एक वेक्टर है जिसने इनके रिजल्टेंट को इसको m/n में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसके ज्वाइन को m/n में डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारे पास है आर वेक्टर, इसके लिए फार्मूला होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। उसके अंदर आप पढ़ते थे फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग। इसके अंदर कंबाइंड हमारे पास आया कि एम बी वेक्टर, ठीक है जी, एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला हमारे पास है। ये तो है इंटरनल डिवीजन के लिए। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए तो फार्मूला आपके पास है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, सॉरी m माइनस n। ये ए वेक्टर बी वेक्टर जो है वो इन पॉइंट्स के हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से जोड़ने पर। मान लीजिए दो पॉइंट है, ठीक है जी, इनके पोजीशन वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो उस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, जो इसे m/n में डिवाइड कर रहा है, उसका फार्मूला है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और अगर एक्सटर्नली है तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। इसके बाद एक हमारे पास है इसमें मिड पॉइंट फार्मूला। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए ए है ओरिजिन से जोड़कर, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए बी है। कहीं कोई पॉइंट पी है जो कि इसका मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मांगेगा वो आपसे। उसे निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो आप पहले इन दोनों ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लें, जैसे अभी निकाल रखा है, और पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि मिड पॉइंट के जो आप कह लो उसका पोजीशन वेक्टर, तो उसका फार्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। नहीं तो उसका फार्मूला एक हमारे पास ये भी है कि आप दो पॉइंट आपके पास हैं, उसमें x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2 करके पहले मिड पॉइंट निकाल लो और फिर उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दो, ij के लगा दो उसके साथ। ठीक है जी, एक तरीका ये है हमारे पास। तो पहली एक्सरसाइज जो 10.2 आपको करने के लिए दी थी मैंने, उसमें ये बेसिक हमारा रह गया था। इससे पहले का जितना था DRS और DCs तक, वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है इसमें डॉट प्रोडक्ट, और या फिर उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास, वो समझ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, ध्यान दीजिए, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि इक्वल है a1i प्लस b1j प्लस c1k। बी वेक्टर आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k। और हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालनी है मान लीजिए। तो पहला वेक्टर लिखेंगे हम a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब इन दोनों की डॉट करनी है, तो इनकी डॉट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि i की डॉट i के साथ, j की डॉट j के साथ, k की डॉट k के साथ।
1 होती है, लेकिन आई की डॉट जे के साथ, जे की डॉट के के साथ, के की डॉट आई के साथ हमेशा 0 होती है। तो इस बिहाफ पे अगर आप इनकी डॉट निकालें तो आई वाले की सिर्फ आई वाले से मल्टीप्लाई होगी, मतलब A1 A2, जे वाले की जे वाले से होगी, मतलब B1 B2, के वाले की के वाले से होगी, मतलब C1 C2। ठीक है जी। इसके अंदर आप देखें ध्यान से, कहीं भी आई जे के नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसे देख के आपको कोई पुराना टॉपिक याद आया? परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 होता है, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0। इसका मतलब ये चीज 0 हो जाए। अरे भाई, इसी को ही तो हमने डॉट के रखा है यहाँ पे। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर सिर्फ तब होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाती है बेटा जी? 0। क्या हो जाती है जी? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है। तो वो कहलाते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। बात क्लियर है? इसके बाद आगे सुनिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। किसी भी वेक्टर की अपने आप से डॉट कर दी जाए तो उस के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेक्टर की अपने आप से डॉट कर दी जाए, किसी भी वेक्टर की यदि अपने आप से डॉट कर दी जाए तो इसका मतलब यह है कि उसी का हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, सेम का ही। ठीक है जी। इसके बाद आगे सुने। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट की हेल्प से। तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी। पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब एक्यूट एंगल निकलेगा यहाँ से आपके पास। और अगर उन्हीं दो वेक्टर के बीच में आप ऑब्ट्यूज एंगल निकालना चाहते हैं तो आप 180 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है भाई, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसका मतलब थीटा कितना? 90। अच्छा, अगर थीटा को 90 रख दें तो cos 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाइस वर्सा? कि भाई अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनकी डॉट 0, और अगर डॉट 0 है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर। लेकिन डॉट 0 की एक और कंडीशन भी हो सकती है। दो वेक्टर्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब तब तो डॉट 0 होगी होगी। लेकिन अगर डॉट 0 है तो इससे क्या समझ सकते हैं हम? और कि या तो वो परपेंडिकुलर हैं, पहली बात, या कोई एक या जीरो है। फिर या उनमें से कोई एक 0 है। बिल्कुल ठीक कहा त्यागी जी कि या तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं या फिर आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0। याद रहेगी बात। तो हम ये कह सकते हैं उस केस में ऐसा होगा। अच्छा, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब पैरेलल या कोलिनियर हो जाए, फिर देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर,
देन इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन आप पैरेलल कोलिजन में ये कंडीशन यूज नहीं करेंगे। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे आपको बताई थी मैंने, वही a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस ऊपर वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे पैरेलल कोलिजन के लिए। याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। इसके बाद इसमें आता है टॉपिक हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जिन दो का प्रोजेक्शन कह रहा है पहले का दूसरे पर, एक तो उन दोनों की डॉट और एक जिसपे ऑन कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। याद रहेगा फार्मूला, दोनों की डॉट अपॉन जिसका मैग्नीट्यूड, जिसपे ऑन कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अगर वो कहता बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तो क्या लिखते, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद रहेगी बात। अब इसके बाद एक कंडीशन आपने तो ये पढ़ी कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर, तो उनके डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 है। एक और कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीसीज की प्रोडक्ट का सम भी 0 हो सकता है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू कितना, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो लाइन, दो वेक्टर हैं जिनके डीसीज मौजूद हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डीसीज का अगर हम सम निकालें और वो सम हमारे पास कितना आ जाए, 0, तो हम उस केस में कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। याद रहेगी बात। कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका, कोई बात क्लियर ना हुई हो, एक बार चेक कर लें। जो आपके पास बेसिक लिखा है उसमें कोई कंसेप्ट छूटा तो नहीं डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर है सबको। आज करना क्या है वो नोट करें अपने पास पहले। एक तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 जिन बच्चों की कंप्लीट नहीं हुई है, फर्स्ट वो कंप्लीट करनी है विद एग्जांपल्स, एंड सेकेंडली यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 10.3 with examples. Exercise number 10.3 with examples.